गौतीर्थ ब्रह्मलीन स्वामी विशुद्धानंद जी द्वारा स्थापित एक विचारधारा, जिसमें गाय के गव्यों के माध्यम से पूरी सृष्टि को स्वास्थ्य व पोषण और गाय व किसान को स्वावलंबन देने की एक पहल है। हिमालय में स्थित ये पावन धाम कोटेश्वर नामक स्थान पर है, जहां गौ माता को चढ़ने के लिए प्राकृतिक रूप से जड़ी बूटियां और पीने के लिए पतित पावनी भागीरथी जी की निर्मल धारा का जल भी है। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस विशेष प्रोग्राम गोपैथी व मानव स्वास्थ्य प्रबंधन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर RS चौहान जी, जो हेड पैथोलॉजी वेटरनरी साइंस रहे हैं, एक्स डायरेक्टर IBT रहे हैं, नेशनल फेलो ICR रहे हैं, और डॉक्टर साहब भूतपूर्व सलाहकार रहे हैं WHO जैसी संस्था के। और डॉक्टर साहब का 38 साल से ज्यादा का अनुभव रहा है गोपैथी यानी कि काउपैथी के विषय को लेके। डॉक्टर साहब ने बहुत सारे रिसर्च पेपर और बहुत सारे प्रेजेंटेशन इंटरनेशनल जर्नल्स में और विभिन्न बड़े बड़े मंचों पर प्रदर्शित हुए हैं। आज डॉक्टर साहब हमारे बीच में विषय रखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड एंटी इन्फेक्शंस, यानी कि जो वर्तमान का समय चल रहा है, इसके अंदर जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जो इम्यूनिटी डाउन हो रही है, उन सब चीजों को लेके डॉक्टर साहब हम सबका मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसकी जो श्रृंखला शुरू की थी हमने हर शुक्रवार, आज उसी कड़ी में हम अगली सीरीज लेके आपके बीच में आए हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रोफेसर RS चौहान जी। धन्यवाद विनोद जी। जैसा विनोद जी ने बताया अभी कि आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो गोपैथी और एंटी इन्फेक्शन, और ब्रॉडली हमारी जो ये श्रृंखला है इसका नाम है मानव स्वास्थ्य प्रबंधन। तो स्वस्थ कैसे रहें, स्वस्थता कैसे प्राप्त करें, इसके विषय में अभी तक 3-4 बार बात हो चुकी है। आज फिर उसी विषय को लेकर के गौपैथी और एंटी इन्फेक्शन तमाम बात होती है कि साहब ये इन्फेक्शन हो गया, हमें ये बीमारी हो गई, ये इन्फेक्शन हो गया। तो इन्फेक्शन है क्या, इन्फेक्शन होता क्यों है, इन्फेक्शन के कारण क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं, या इन्फेक्शन और डिजीज बीमारी में क्या डिफरेंस है, और इन्फेक्शन से गोपैथी कैसे बचा सकती है या इससे कैसे हमें फायदा मिल सकता है, ये सभी बातों का आज हम चर्चा करेंगे। जो इन्फेक्शन की बात आती है, मुख्य रूप से जो भी माइक्रोब्स है, जो भी बाह्य जीव हैं, अगर वो शरीर पर आक्रमण करते हैं, शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उसको कहते हैं हम इन्फेक्शन। जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, पैरासाइट है, रिकेट्सिया है, माइकोप्लाज्मा है, क्लेमाइडिया है, विरोइड्स हैं, और इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं, जैसे प्रायंस कहते हैं। ऐसे सारे एजेंट्स जो शरीर में जब प्रवेश करते हैं, शरीर में जब जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। माने किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, पैरासाइट, प्रायंस, विराइड्स, किसी की भी उपस्थिति हमारे शरीर में इन्फेक्शन कहलाती है। अब इन्फेक्शन और डिजीज में क्या अंतर? अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी ऐसा एजेंट, पॉजिटिव एजेंट इनको हम लोग कहते हैं, कारक, बीमारी के कारक, ये कोई भी सूक्ष्म जीवी अगर हमारे शरीर में है और शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचा रहे, शरीर में ऐसे ही पड़े हैं
शरीर में उपस्थित तो हैं, लेकिन शरीर में किसी प्रकार की कोई पैथोलॉजी नहीं कर रहे, तो इसको कहेंगे हम इन्फेक्शन। और जैसे ये शरीर में कोई पैथोलॉजी करते हैं, शरीर में कोई बीमारी करते हैं, शरीर में कोई तोड़फोड़ करते हैं, तो उसको फिर कहते हैं डिजीज। ऐसे तमाम उदाहरण देखने को मिलेंगे कि कई लोगों में क्या होता है कि संक्रमण तो होता है, बीमारी नहीं होती। संक्रमण हुआ और 2-1 दिन कोई उन्हें लगा थोड़ा मोटा कुछ गड़बड़ है, और बाकी बीमारी कुछ नहीं हुई। संक्रमण कई बार ऐसे ही पड़ा रहता है, कई ऐसे एजेंट से, वायरसेस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट से शरीर में पड़े रहते हैं, लेकिन कोई बीमारी नहीं कर रही, तो इसको कहेंगे हम इन्फेक्शन। तमाम जगह एक बार क्या होती है कि जब इन्फेक्शन शरीर में होता है तो शरीर की इम्यूनिटी उसके खिलाफ काम करती है और उस इन्फेक्शन के प्रति एंटीबॉडीज बन जाती है, और वो एंटीबॉडी शरीर में रहती है। कई बार हम डायग्नोसिस जब करते हैं तो सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस में एंटीबॉडीज दिख जाती हैं, तो हम कहते हैं देखो साहब ये तो बीमार है। लेकिन सिर्फ शरीर में एंटीबॉडी का मिलना बीमारी का लक्षण नहीं है। एंटीबॉडी तो सिर्फ इन्फेक्शन में भी मिल सकती है जिसमें कोई बीमारी नहीं है, और सिर्फ एजेंट पड़ा हुआ है शरीर में, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई। ऐसे तमाम उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे एंटीबॉडीज का मिलना, किसी इन्फेक्शन का शरीर में होना और उसके साथ लक्षण भी होना, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, कोई भी तरह का कोई लक्षण, तो अगर वो लक्षण है, बीमारी है, कोई ऐसे लक्षण शो कर रहे हैं, कोई पैथोलॉजी हुई है, कोई अंदरूनी चोट पहुंची है, तो निश्चित रूप से उसे फिर हम बीमारी कहते हैं। अब होता क्या है कि ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा, विरोइड्स और इन्फेक्शियस प्रोटीन, जो प्रायंस, ये सारे जो मैंने गिनाए, ये वातावरण में या हमारे आसपास कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ मात्रा में मौजूद रहते। जब कभी भी हम इनके संपर्क में आते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, माने या तो ये सीधे शरीर में प्रवेश करें हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, संपर्क से, या किसी वस्तु के माध्यम से, तो ऐसे जब शरीर में प्रवेश करें, तो शरीर में प्रवेश करने के बाद ये शरीर में एक जगह कहीं एकत्र होकर के अपनी बढ़वार करते और शरीर पर आक्रमण करने का प्रयास करते। अब समझिए, अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी मजबूत है तो क्या होता है, शरीर के अंदर कोई भी संक्रमण आया, जितने नाम मैंने गिनाए इनमें से कोई भी, वो शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता उससे फाइट करेगी, उससे लड़ाई होगी। और अगर शरीर की इम्यूनिटी, जैसे रोग प्रतिरोधी क्षमता कहा हमने अभी, कि वो अगर मजबूत है तो क्या होगा कि वो संक्रमण को दबा देगी, संक्रमण को मार देगी और आपको बीमारी नहीं होगी। दूसरी सीन क्या बनती है सब, कि संक्रमण हुआ किसी भी माध्यम से, शरीर की इम्यूनिटी कमजोर थी और वो संक्रमण इम्यूनिटी पर हावी हो गया, इम्यूनिटी कमजोर पड़ गई और शरीर में संक्रमण के हावी होने के साथ ही उसने बीमारी कर दी, शरीर में पैथोलॉजी बननी शुरू हो गई। एक तीसरी स्थिति बनती है कि संक्रमण हुआ और वो संक्रमण होकर के शरीर में गया, इम्यूनिटी मजबूत थी और संक्रमण को दबा दिया या कंट्रोल कर लिया, और वो संक्रमण, इन्फेक्शन जो था, वो इन्फेक्शन शरीर की किसी कोशिका में या किसी भी एक जगह छिपके बैठ गया, और छिपके बैठने के बाद में वो चुपचाप पड़ा रहा, क्योंकि उसे पता है इम्यूनिटी मजबूत है, मुझे मार देगी। लेकिन जब कभी भी साल, 2 साल, 6 महीने में शरीर की इम्यूनिटी जब कमजोर पड़ती है, तो वो इन्फेक्शन बाहर निकल के फिर बीमारी कर देगा। एक बहुत बढ़िया उदाहरण हमें देखने को मिलता है हर्पीस वायरस का, एनिमल्स में भी, ह्यूमन बींग्स में भी, कि हर्पीस वायरस का इन्फेक्शन देखते हैं हम लोग कई बार, एक बचपन में होता है, उसके बाद हर्पीस वायरस जो है वो शरीर में छिप जाता है और छिप के पड़ा रहेगा और कई साल तक पड़ा रहेगा। उसके बाद फिर जब शरीर में कमजोरी होती है, इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो फिर दोबारा इन्फेक्शन कर देते हैं।
लेटेंसी कहते हैं, लेटेंट इन्फेक्शंस कहते हैं ऐसे। लेटेंट इन्फेक्शन माने कि एक बार इन्फेक्शन हो गया, इम्यूनिटी के प्रभाव में आके वो दब गया, वो छिप गया, और उसके बाद फिर जब मौका लगा, इम्यूनिटी कमजोर हुई, तो फिर इन्फेक्शन कर दिया। माने दूसरे शब्दों में हम समझे कि इन्फेक्शन या बीमारी का होना इम्यूनिटी और जो कारक है, एजेंट है, उन दोनों के डिपेंड करता है, दोनों के ऊपर। कारक कितना प्रभावी है और इम्यूनिटी कितनी प्रभावी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो मजबूत होगा वो हावी हो जाएगा। देखा होगा हमने, कभी कोई बीमारी होती है तो 100 लोग हैं तो 100 के 100 में बीमारी नहीं होती, पता चला 50, 60, 70 में बीमारी हो गई, 30 में नहीं हुई। तो 30 में क्यों नहीं हुई? 30 में इन्फेक्शन तो उनमें भी गया था, लेकिन उनकी इम्यूनिटी मजबूत थी, और वो इम्यूनिटी मजबूत के नाते उनमें जो इन्फेक्शन गया था वो उनकी इम्यूनिटी ने वो उसे मार दिया, और इन्फेक्शन हावी नहीं हो पाया, बीमारी नहीं हुई। मैं इस संबंध में एक बात और करना चाहूंगा कि जो इन्फेक्शन शरीर में होते हैं, इनके कंट्रोल के लिए, इनके उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, इनके प्रिवेंशन के लिए, इनके कंट्रोल के लिए एंटीबायोटिक दवाओं की खोज हुई। और एंटीबायोटिक दवाएं आमतौर पर कोई भी बीमारी जैसे होती है, तब एंटीबायोटिक दवाएं डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, खाने की हो या इंजेक्शन के रूप में हो, वो देते। और सामान्यतः वो एंटीबायोटिक से वो बीमारी ठीक होती है। लेकिन कालांतर में प्रयोग होते होते अभी 7th जनरेशन तक की एंटीबायोटिक्स आ गए, या उसके आगे की आ रही है। जो एंटीबायोटिक एक बार प्रयोग होता है, उससे 2, 3, 4 साल में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। माने कि वो बैक्टीरिया जो पहले एंटीबायोटिक से मर जाते थे, अब वो एंटीबायोटिक से मरते नहीं, रुकते नहीं, उनका इन्फेक्शन नहीं रुकता, और वो शरीर में बने रहते। एंटीबायोटिक का यूज किया, बैक्टीरिया बने हुए हैं साहब, वो नहीं मर के दे रहे हैं, नहीं ठीक हो रहे हैं। तो एक बात आई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। दूसरी समस्या आई अपने लोगों के सामने, रिकरेंट इन्फेक्शन, कि एक बार एंटीबायोटिक, बीमार हुआ कोई व्यक्ति, एंटीबायोटिक दी गई उन्हें, और वो एंटीबायोटिक से ठीक हो गए, और ठीक होने के हफ्ते 10 दिन के बाद में फिर दोबारा उसी बीमारी से बीमार। माने उन व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर थी, उनकी मैक्रोफेज कमजोर थे, और वो मैक्रोफेज जो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक के प्रभाव से जिनकी ग्रोथ कम हो गई थी, वो उसको नहीं कंट्रोल कर पाए, और वो बैक्टीरिया फिर हावी हो गए शरीर के ऊपर, और फिर से बीमारी हो गई, रिकरेंट इन्फेक्शन। तीसरी समस्या, नए नए इन्फेक्शन। आजकल एक नया इन्फेक्शन चल रहा है, ऐसे ही नई नई बीमारियां, नए नए इन्फेक्शन ये आते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं कि सन 1998 में एक नेदरलैंड्स में हेग में मेडिकल के एक संस्थान में कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल सिंपोजियम। सर आइकमैन का नाम हमने सुना होगा, आइकमैन बेरी डिजीज जिन्होंने खोजी थी। आइकमैन साहब के नाम पे हुई थी कि WHO की कॉन्फ्रेंस थी, उसका विषय ये था कि जो 20th सेंचुरी की खोज एंटीबायोटिक्स से, ये एंटीबायोटिक्स का असर अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और सन 2020 तक आते आते ये एंटीबायोटिक दवाएं ऑलमोस्ट निष्प्रभावी होना शुरू हो जाएगी। उस समय ये बात बड़ी चर्चा में थी, और उस समय मैं काम कर रहा था इसमें, गोपैथी में और हर्ब्स में, तो मुझे भी इनवाइट किया गया था वहां। और विषय ये था कि भाई जब ये दवा निष्प्रभावी हो जाएंगी एंटीबायोटिक, तो हमारे पास क्या विकल्प है, क्या ऑल्टरनेटिव्स है, क्या उपाय करें। तो उसमें हर्बल थेरेपी, गोपैथी, ऐसी बातों का जिक्र वहां पर हुआ था। मेरा भी एक पेपर था, वहां बात हुई, डिस्कशन हुआ काफी। और उससे ये बात समझ में आई कि निश्चित रूप से ये हमारा भारतीय लोगों का ही मानना नहीं, ये वो सब वैज्ञानिक भी मानते हैं इस बात को कि एंटीबायोटिक के असर कम होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं जिनके ऊपर एंटीबायोटिक दवाओं का प्रभाव
कम या बिल्कुल नहीं होता। और ये हमने भी अनुभव किया है कि विशेष रूप से हॉस्पिटल बॉर्न इन्फेक्शन, कल्पना करिए कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई सर्जरी हुई है या कोई काम हुआ है या वो एडमिट है किसी बीमारी को लेके, और 1 महीने 2 महीने जैसे रहते हैं, तो हॉस्पिटल से जो इन्फेक्शन लगता है आमतौर पर ये माना जाता है कि ऐसे इन्फेक्शन ज्यादातर एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते। तो ऐसी 4-5 समस्या जो मैंने गिनाई, ये सब समस्याएं चल रही थी, और WHO जैसे संस्थान इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि भाई अब होगा क्या, हमारे पास मात्र 20-25 साल बचे हैं, और अब तो वो भी आ गए। आज जब मैं 2021 में ये बात कर रहा हूँ 1998 वाली, तो अब मुझे दिख रहा है, क्योंकि अभी अभी एक WHO की रिपोर्ट आई पिछले दिनों, मैंने पूरा तो ध्यान से नहीं पढ़ा, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट देखा था, तो उसमें यह था कि भाई 3 से 5% इफेक्टिव रह गए हैं एंटीबायोटिक। अगर ये भी खत्म हो जाएंगे तो बाकी क्या होगा? माने आप समझिए कि 100 में से मात्र 3% इफेक्टिवनेस रह गई उन एंटीबायोटिक दवाओं में। तो अब आगे क्या होगा? तो हमें निश्चित रूप से ऐसे तो प्रयास करने ही होंगे कि जो एंटीबायोटिक या अंग्रेजी दवाएं जिनको स्वयं WHO जैसी संस्थाएं या मेडिकल के वैज्ञानिक मानते हैं कि इनके प्रभाव कम से कम तर होते जा रहे हैं और इनसे रेजिस्टेंस बनती जा रही है, तो आगे क्या बचेंगे कैसे? तो उस बचाव के लिए जो खोज शुरू हुई अलग अलग जगहों पर, चाइनीज हर्बल्स में काम कर रहे हैं, जापानीज हर्बल्स में खूब काम हुआ है, अमेरिका अपने आप में काम कर रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं यहाँ पर कि पहले 2000 के बाद की बातें हैं, ये कई कॉन्फ्रेंसेस में कई वैज्ञानिकों से बड़ा डिस्कशन होता था मेरा, और साइंस में जो बीमारियों पर रिसर्च की बात थी उसके 2 मुख्य विषय हुआ करते थे, 2 अप्रोच रादर कहेंगे, अप्रोच थी। बीमारी है, हमने बीमारी पर नियंत्रण पाना है एज ए वैज्ञानिक, और हमने ये खोज करनी है कि भाई कैसे हम बीमारी को कंट्रोल करें जिससे हमारे यहाँ मृत्यु दर कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को हम बचा पाए। हर वैज्ञानिक के माइंड में ये सवाल चलते रहते। तो उस समय 2 अप्रोच थी। क्या थी? अभी तक जो एलोपैथी की अप्रोच थी, और अभी भी है, नहीं मानते बहुत सारे वैज्ञानिक, वो अप्रोच थी कि कोई भी बीमारी है, उस बीमारी का एक कारक है और कारक की एक औषधि है, और वो औषधि हमें पता है कि फार्माकोलॉजी क्या है, दवा क्या है, केमिकल क्या है, शरीर पर क्या प्रभाव है, उसको जब हम देंगे शरीर में तो वो इन्फेक्शन या वो बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। वही एंटीबायोटिक के लेके बात आ गई। लेकिन अब यहाँ ये बात थी कि जितने बीमारियां उतनी एंटीबायोटिक उसी प्रकार के देखेंगे, एक या एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस हो गई तो अब क्या करें? तो दूसरी अप्रोच थी साथ में वैक्सीन। अब वैक्सीन बनाइए, तो टीबी है तो टीबी की वैक्सीन, टाइफाइड है तो टाइफाइड की वैक्सीन, यानी जितनी बीमारी उतनी वैक्सीन। क्यों? क्योंकि हमारी अप्रोच एजेंट को लेकर के चली, एक बैक्टीरिया वायरस या इनमें से किसी एक को लेकर के चली, और जितने बैक्टीरिया वायरस प्रकृति में पैदा होते जाएंगे उतनी ही हमें वैक्सीन की जरूरत या उतने प्रकार के एंटीबायोटिक या दवाओं की जरूरत पड़ने वाली। ये एक अप्रोच थी। दूसरी अप्रोच थी भारतीय अप्रोच। भारतीय अप्रोच में क्या था कि आयुर्वेद का एक बेसिक सिद्धांत है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, माने कि हम एजेंट की बात ही नहीं करते जी। मेरा खुद का ये मानना रहा, सन 96 से मैंने इस टॉपिक पर काम करना शुरू किया था कि हम एजेंट की बात ही नहीं करते जी। चाहे टीबी है, चाहे कोरोना है, चाहे कोई भी वायरस है, चाहे कोई भी बैक्टीरिया है, हम शरीर की बात करेंगे, हम शरीर को मजबूत करेंगे, हम शरीर को मजबूत करके शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करेंगे। और अगर शरीर की इम्यूनिटी मजबूत है तो चाहे वो कोई बैक्टीरिया है, चाहे वो कोई वायरस है, और चाहे कोई क्लेमाइडिया है, वो आक्रमण कर ही नहीं पाएगा शरीर पे और बीमारी होगी नहीं। शुरुआती तौर पर इस बात को पश्चिमी वैज्ञानिक नहीं मानते थे,
लेकिन जैसा मुझे ध्यान है, आज से करीब 18-20 वर्ष पूर्व की बात है, शायद 2004 या 2005 के आसपास की बात होगी। उस समय वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकारा और अमेरिकन वैज्ञानिकों ने भी अपनी जो डायरेक्शन थी, जो दिशा थी रिसर्च की, उसको नया आयाम दिया कि भाई हम एजेंट की बजाय हम बॉडी को फोकस करें, हम होस्ट को फोकस करें और होस्ट को बढ़ाएं आगे। जो हमारी पद्धति है, भारतीय पद्धति है ना, तो अब भारतीय पद्धति के हिसाब से हम जड़ी बूटियों पर, तमाम तरह के ऐसे हर्ब्स हैं हमारे यहाँ, ऐसी जड़ी बूटी है। मैं तो हिमालय पे रहा हूँ 5 साल, वहाँ एक संस्थान का डायरेक्टर था, वहाँ काम किया। पंतनगर विश्वविद्यालय भी उत्तरांचल में है, तो उत्तराखंड के जो जड़ी बूटी के क्षेत्र हैं यहाँ से सब नजदीक है, तो ढेर सारी जड़ी बूटियों पर भी काम किया और साथ साथ गोपैथी पर काम किया। किस लिए कि इन्फेक्शन और बीमारी, जो संक्रामक बीमारी है, इन पर कैसे नियंत्रण पाएं। और इसी श्रृंखला में जो गोपैथी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस पर काम हुआ और इसमें हमने देखा कि गोपैथी में हम 5 चीजें गाय से प्राप्त मानते हैं। मैं तो 7-8 तक मानता हूं उसको, जैसे दूध, दही, घी और गोमय और गोमूत्र। इनको मिला के या अलग अलग रूप से जब हम प्रयोग करते हैं तो ये शरीर में क्या प्रभाव डालते हैं और कैसे एंटी इन्फेक्शन काम करते हैं, उसकी मैं चर्चा अभी करने वाला। एक जैसे गोमूत्र की बात करिए। गोमूत्र का प्रयोग मैंने पहले भी जैसे बताया कि या तो आपके पास घर पे देसी गाय है, घर पर कोई साधन नहीं है, तो गोमूत्र इकट्ठा करिए, उबालिए, ठंडा करिए, रखिए और पी लीजिए। धीरे धीरे 10 से 15 ml रोजाना ले सकते। या जैसे उसका अर्क बनाएं, कई ढेर सारी हमारी गौशालाएं हैं, वो अर्क बनाती हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो बनाती हैं, और वो अर्क वहां से लेके अर्क का सेवन, और उससे क्या होगा, आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। एक दूसरा, आज की जो बात थी वो थी एंटी इन्फेक्शन। तो एंटी इन्फेक्शन पर हमने कई वर्ष शोध किया और ये पाया कि जो देसी गाय का गोमूत्र है, ये बैक्टीरिया के खिलाफ, वायरस के खिलाफ, फंगस के खिलाफ ऐसे करके शरीर में काम करता है। मेरे साथ ही कई वैज्ञानिक थे, कई लोग एग्री करते थे हमारी बात से, कई नहीं करते थे। उसके भी कारण मैं बताता हूं कि जब हम कोई किसी चीज को ये कहते हैं ये एंटी इन्फेक्शन है, माने ये कि वो जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको वो मारती, और इसके मापने के, जांचने के तरीके, जैसे लेबोरेटरी में हमने टेस्ट करना है, मान लीजिए कोई एंटीबायोटिक दवाई से टेस्ट करना, तो एंटीबायोटिक दवा की डिस्क बनी हुई आती है। एंटीबायोटिक दवा को एक फिल्टर पेपर सोख करके, फिल्टर पेपर पर एक छोटा सा करीब 4-5 मिलीमीटर डायमीटर का एक गोल टुकड़ा बना लेते हैं, उसे डिस्क कहते हैं। और जो बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया होता है, वो लेबोरेटरी में, वो मीडिया में पहले बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं, प्योर फॉर्म में कल्चर करके वो बैक्टीरिया को लगाते हैं, फिर वो डिस्क लगा करके उसके ऊपर देखते हैं कि डिस्क से जब दवा डिफ्यूज होती है तो कितनी डिस्टेंस तक बैक्टीरिया को मार लेती है। तो जोन होती है, उसे कहते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन, क्लियर जोन आती है, उसके बाद बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है। तो माने ऐसे चेक करते हैं, जिसकी जोन ऑफ इनहिबिशन ज्यादा होती है उसे अच्छा एंटीबायोटिक माना जाता था, लेकिन अब वो भी नहीं। अभी क्या है कि हर एंटीबायोटिक की जोन ऑफ इनहिबिशन अलग अलग, माने कई एंटीबायोटिक हैं जिसकी मान लीजिए 10 मिलीमीटर भी जोन आ गई तो वो सेंसिटिव है। कई एंटीबायोटिक हैं, जैसा मुझे ध्यान है कि 29 मिलीमीटर आई तब सेंसिटिव मानते हैं। तो ऐसे अलग अलग एंटीबायोटिक की हम लेबोरेटरी में जब परीक्षण करते हैं, बैटरी डिश में मीडिया लगा के, कल्चर लगा के, डिस्क लगा के, ऐसे करके, तो तकरीबन 24 से 48 घंटे में हमें पता चल जाता है कि कौन सा एंटीबायोटिक इसमें प्रभावी है। कई बार कई बैक्टीरिया, कई संक्रमण ऐसे होते हैं जो देरी से ग्रो करते हैं, ब्रुसेल्ला है, टीबी का है, कई फंगस है,
तो इनकी जो सेंसिटिविटी लगाते हैं उसमें कई बार 1 हफ्ता 1 महीना तक भी लगता है। खैर, तो उसमें क्या है, मुख्य मुद्दा होता है जोन ऑफ इनहिबिशन, कि वो जिस जगह डिस्क लगी थी उसने कितनी दूरी तक उन बैक्टीरिया या उस संक्रमण का नाश किया। या वायरस है तो वायरस का हम सेल कल्चर में देखते हैं इसी प्रकार से। अब हमने गोमूत्र का परीक्षण किया, हमने जिस मेथड से, जैसे कि इसको टेस्ट करते थे एंटीबायोटिक दवाओं को और केमिकल दवाओं को, वैसे ही बिल्कुल उसी प्रकार से, और इनमें से एक एंटीबायोटिक को स्टैंडर्ड मानते हुए हमने ऐसे ही प्लेट बनाई और उसमें वेल बनाए, उसमें गोमूत्र रखा और उसके आसपास हमने बैक्टीरिया को लेपन किया और फिर उसे इंक्यूबेट किया 24 से 48 घंटे, और ये देखा कि भाई बैक्टीरिया को कितनी दूरी तक ये गोमूत्र डिफ्यूज होके एगार मीडिया में और बैक्टीरिया को मारता है। तो कई बार 4 मिलीमीटर, कई बार 5 मिलीमीटर, कई बार 10 मिलीमीटर तक की जोन मिलती थी। कई वैज्ञानिकों ने देखा कि भाई उनको जोन नहीं मिली। अब या तो वो बैक्टीरिया ऐसा था या इनके मेथड में कुछ हुआ। खैर, ये 1-2 कारण ऐसे रहे कि ये विषय थोड़ा सा एक विवाद का विषय बन गया, कंट्रोवर्सी में आया कि भाई आप कहते हो कि ये गोमूत्र एंटी इन्फेक्शन है, लेकिन जब हमने चेक किया तो हमको उतना एंटी इन्फेक्शन इफेक्ट नहीं मिला। और ये बात बार बार हमने अपने प्रयोगों में देखी कि रिजल्ट वेरी करते हैं। कैसे वेरी करते हैं? इन विट्रो। इन विट्रो माने जब लेबोरेटरी में हम ये काम करते हैं, लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल मीडिया पर जब भी हम ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से गोमूत्र के एंटी इन्फेक्शन जो रोल है वो कई वैज्ञानिक इस बात को नकार भी सकते हैं, बहुत कम आता है। और ये सत्य बात है, इसका स्पष्टीकरण मैं दूंगा सारा। अब लेकिन वही इंफेक्शन, वही बैक्टीरिया किसी होस्ट में, किसी शरीर में, लेबोरेटरी एनिमल में, आदमी में, किसी में जब इंफेक्शन करता है, जब बीमारी करता है और तब गोमूत्र दीजिए तो वो गोमूत्र 100% प्रभावी होता है, उस संक्रमण को मार देता है। माने इन विट्रो स्टडी में जो इफेक्ट बहुत कम दिखाई दे रहा था वो इन विवो स्टडी में बहुत ज्यादा दिखाई देता है। इन विवो में पूरा का पूरा इफेक्ट दिखाई देता है, पूरा इन्फेक्शन कंट्रोल होता है, वो इन्फेक्शियस एजेंट को गोमूत्र मार देता है, कंप्लीटली फ्री कर देता है वो। ऐसा क्यों करता? मेरे अगर पहले वाले वीडियोस आपने जब देखे होंगे तो मैंने बार बार कहा था कि शरीर, गोमूत्र शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट थे वो ढेर सारे गिनाए थे, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स थी, IgG, IgM, IgA, फिर बी लिम्फोसाइट्स थी, टी लिम्फोसाइट्स थी, NK सेल्स थी, बी लिम्फोसाइट से प्लाज्मा सेल्स बनते थे, फिर साइटोकाइंस बताए थे, फिर कुछ सेल्स बताई थी जिनको नाम दिया था मैक्रोफेज और माइक्रोफेज। 2 होती है, एक न्यूट्रोफिल होती है, एक मोनोसाइट होती है। मैक्रोफेज कहते हैं जब टिश्यू में होती है तो, और न्यूट्रोफिल को माइक्रोफेज कहते हैं। अब समझिए सारा खेल क्या है ये, कि गोमूत्र का एक प्रभाव तो हुआ कि वो बैक्टीरिया पर डायरेक्ट अटैक करके बैक्टीरिया को मारता है, एक बात। लेकिन जब हमने इनविट्रो देखा था तो वो जोन बहुत कम थी, सही बात। अब उसी पर दूसरा इफेक्ट क्या हुआ? एक तो गोमूत्र ने सीधे बैक्टीरिया को मारा और दूसरे गोमूत्र ने हमारी जो मैक्रोफेज कोशिकाएं थी शरीर की उनको ताकत दी। उनको ताकत क्या मिलनी थी जी? वो सेल खाती हैं किसी बैक्टीरिया को, पहले खाती हैं और फिर शरीर में ले जाके अपने हजम कर लेती हैं। तो 2 तरह की ताकत होती है जिसे हम कहते हैं एनगल्फमेंट पावर और किलिंग पावर या डाइजेशन पावर। तो मैक्रोफेज कोशिका की दोनों पावर्स को गोमूत्र ने बढ़ाया। एक तो वो जल्दी से एक्टिव होके जो बैक्टीरिया का संक्रमण शरीर में गया था उसे पकड़ के खा लेती है,
और दूसरी ताकत के उसे अंदर ले जाके मार देती है। अब 3 तरह से असर हो गया जी। एक तो बैक्टीरिया को गौमूत्र ने मारा, दूसरा मैक्रोफेज को ताकत दी, मैक्रोफेज ने पकड़ा, खाया और मैक्रोफेज ने मार दिया। तो इन विवो गौमूत्र का जब परीक्षण करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। जब यही परीक्षण हम इन विवो करते, इन विट्रो करते हैं, तो इन विट्रो करने में यस गौमूत्र के परीक्षण उतने प्रभावी नहीं दिखते। इसीलिए मैंने इस विषय को बताया कि मेरे कई साथी वैज्ञानिक ऐसे थे कि जिनको ये शंका हुई इस बात को लेकर के, और वो बार बार कहने लगे कि यार आप कहते तो हो कि गौमूत्र प्रभावी है, लेकिन हमने देखा तो हमें तो नहीं लगा प्रभावी। इस बात के निराकरण के लिए मैंने आज ये विषय में ये बात रखी कि गौमूत्र के जब भी कोई वैज्ञानिक परीक्षण करना चाहे और इसकी पुष्टि करना चाहे तो वो कृपया दोनों प्रकार के परीक्षण करें। एंटी इन्फेक्शन है, 100% सत्य है ये बात, बट इन विट्रो इफेक्ट कम दिखाई देगा, इन विवो इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखाई, ऑलमोस्ट 100%। दूसरे, एक आगे किसी दिन एक टॉपिक और लेंगे बायो एनहांसर का। आज मैं थोड़ी सी बात उस विषय में बता दूं कि गौमूत्र एक काम और क्या करता है कि जब शरीर में जाता है तो शरीर की कोशिकाओं में कोशिका की जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ा देता है, जिससे मान लीजिए कि कोशिका की एक्टिविटी बढ़ जाती है। या जैसे मान लीजिए कि अपने लोग हैं प्राकृतिक चिकित्सा जैसे करते हैं कि भाई शरीर में बुखार है, ऐंठन है, दर्द है, और प्राकृतिक चिकित्सा होके क्या होता है शरीर का पसीना निकलना शुरू हो जाता है, और एक बार शरीर का पसीना निकला, शरीर हल्का हो गया, बुखार भी खत्म हो गया, दर्द भी खत्म हो गया। इसी प्रकार शरीर की कोशिका है कि कोशिका की जब परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, उसमें छेद थोड़े से बढ़ जाएंगे, तो वो कोशिका का सब जो टॉक्सिक मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है, वो कोशिका ज्यादा मूवमेंट में आ जाती है, ज्यादा ताकतवर हो जाती है, ज्यादा एक्टिव हो जाती है। तो एक तो ये कि गौमूत्र ने एक कोशिका को एक्टिव किया। दूसरा क्या है कि हम कोई और औषधि ले रहे हैं साथ में, तो वो औषधि की मात्रा जो कोशिका में मान लीजिए 1 पॉइंट जा रही थी, और जब कोशिका की परमिएबिलिटी बढ़ गई तो 1 की बजाय वो 10, 12, 14 पॉइंट जाने लगी अंदर। तो जो कोशिका के अंदर संक्रमण बैठा हुआ है, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, तो ज्यादा जल्दी जाके मार सकती है। इस बात का हमारे देश में एक यूएस पेटेंट भी है कि जो ट्यूबरक्लोसिस है इसके ट्रीटमेंट के लिए समय कम लगता है, दवा की मात्रा कम लगती है, गौमूत्र के साथ देते हैं तो व्यक्ति जल्दी स्वस्थ भी होते हैं, ऐसे करके एक पेटेंट। दूसरी तरफ मैं आपको और बता दूं कि जैसे अभी अपने लोग बात कर रहे हैं, गौमूत्र के साथ आमतौर पर हम लोग तुलसी अर्क लेते हैं, या जैसे देखिए गिलोय का चलन है, गिलोय लेते हैं, या लहसुन है, या हल्दी है, या कोई और चीज लेते हैं, कोई भी जड़ी बूटी या कोई भी दवा आयुर्वेदिक की लेते हैं। तो गौमूत्र अपना प्रभाव तो कर ही रहा है, जो दूसरी चीज जा रही है, जैसे मान लीजिए तुलसी अर्क जा रहा है, तो तुलसी का एंटी इन्फेक्शन तो सर्वसिद्ध है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो तुलसी अर्क जो जा रहा है, तुलसी की मात्रा जो शरीर में जा रही है उसकी एक्टिविटी भी बढ़ा देता है, क्योंकि सेल में वो भी बहुत ज्यादा पहुंचेगा और जो संक्रमण होगा उसे काबू कर लेगा। तो आमतौर पर मैं कहता हूं कि गौमूत्र अर्क और तुलसी अर्क दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को अगर मिला के लेते हैं 2:1 के रेशियो में तो बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। तो माने कोई भी संक्रमण है तो संक्रमण को एक तो गौमूत्र ने मारा, गौमूत्र ने मैक्रोफेज को ताकत दी तो उन्होंने खाया, फिर और मैक्रोफेज को ताकत दी तो मैक्रोफेज ने मारा, और चौथे है कि गौमूत्र के साथ कोई औषधि भी गई तो उसकी दवा की अवेलेबिलिटी बढ़ा दी, और उससे भी जो इन्फेक्शन को कंट्रोल मान लीजिए 3 या 4 पॉइंट पर कर रहे थे तो वो दूसरे पॉइंट पे कंट्रोल और शुरू कर दिया। तो गौमूत्र का इन विट्रो और इन विवो एंटी इन्फेक्शन ये सर्वसिद्ध है। इन विट्रो हमने जोन ऑफ इनहिबिशन से देखा, और इन विवो हमने जो लेबोरेटरी एनिमल्स हैं उनमें
और जो मनुष्य इनमें जैसे करके जो भी ये देखते, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज को ताकत देता है। दूसरा क्या है कि जो मैक्रोफेज कोशिकाएं हैं जो इन्फेक्शन को मारती। अब कई बार कई ऐसे संक्रमण हो जाते हैं, जैसे एक तो साधारण सा बैक्टीरिया हुआ जी, कोई मान लीजिए स्टेफाइलोकोकस गया शरीर में, मैक्रोफेज ने खाया, खत्म कर दिया। अब कोई बैक्टीरिया ऐसा चला गया, मान लीजिए टीबी का बैक्टीरिया है, और जो टीबी का बैक्टीरिया है तो टीबी के बैक्टीरिया में जो इसकी सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की जो दीवार होती है, वो एक माइकोलिक एसिड है उसकी बनी होती है, बड़ी मजबूत होती है, सब आसानी से टूटती नहीं। अब टीबी का बैक्टीरिया चला गया जी, और टीबी का बैक्टीरिया गया तो न्यूट्रोफिल्स ने खाने की कोशिश की, नहीं खा पाएंगे, मर जाएंगे। फिर मैक्रोफेज ने खाने की कोशिश की तो मैक्रोफेज ने खा तो लिया, लेकिन जैसे ही शरीर में गया तो वो पचा नहीं पाते। और कई बार एक बड़ा मजेदार उदाहरण देता हूं मैं, अपने लोगों ने अनुभव किया होगा कि मान लीजिए जो शाकाहारी व्यक्ति है, उन्होंने पनीर की सब्जी ज्यादा खा ली, रात को खाना ज्यादा खा लिया, किसी दावत में गए और दबा के पनीर की सब्जी और कचौड़ी और पूरी और क्या क्या खा लिया। अब रात्रि को जब विश्राम करने लगे, सोने लगे, तो अब नींद नहीं आ रही, तो क्या करते हैं कि बार बार करवट बदलेंगे, शरीर को ऐंठेंगे दाएं बाएं। यही हालत कोशिका की होती है, मैक्रोफेज की, जब वो टीबी जैसे बैक्टीरिया खतरनाक को खा लेती है और उस बैक्टीरिया को पचा नहीं पाती, तो वो कोशिका की हालत खराब होती है, वो आड़ी तिरछी घूमती फिरती परेशान हो जाती है। और ऐसे करने के दौरान वो कोशिका लंबी हो जाती है, और ऐसी लंबी कोशिका को एक अलग नाम देते हैं वैज्ञानिक, जिसे कहते हैं हम एपिथेलियोइड सेल्स। अब वो एपिथेलियोइड सेल बन गई, मैक्रोफेज कोशिका अपने को रूपांतर करके तो भी नहीं मार पा रही, तो अब क्या करते हैं, जैसे कई बार हम लोग लड़ाई करते हैं और एक व्यक्ति एक को मार रहा है, नहीं मार पा रहा है, तो 10-20 मिलकर मारने लगते हैं। तो ऐसे ये कोशिकाएं क्या करती हैं कि एपिथेलियोइड सेल्स जो हैं, ये 10, 20, 30, 50, 100 तक देखी मैंने कि ये इकट्ठी हो जाती हैं और मिलकर संक्रमण को मारती हैं, उनको कहते हैं जियांट सेल्स। तो गोमूत्र जो है, मैं क्यों ये बात बता रहा था कि कोई भी संक्रमण जो हल्का संक्रमण है, जो हल्के बैक्टीरिया वायरसेस हैं, इनको गोमूत्र मारता है अपने से, मैक्रोफेज के खाने से, मैक्रोफेज के पाचन से, और क्या बताया, दूसरी जड़ी बूटी कोई है तो उसके दूसरे प्रभाव से, और एक और पांचवा प्रभाव कि वो मैक्रोफेज को ये प्रेरित करता है कि आप अपना रूप बदलिए, आप कंबाइंड होइए, आप इकट्ठे होइए, और 10, 20, 50 इकट्ठे होकर इस बैक्टीरिया को पकड़ के कंट्रोल करिए, उसे मारिए। ये सारे प्रभाव गोमूत्र के इन वीवो इफेक्ट जब हम देखते हैं तब ये देखने को मिले। इसी प्रकार ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, वायरस की बात करें। वायरस जैसे हमें पता है कि सब सेल के अंदर ही रहता है, तो सॉरी एनके सेल्स होती है जो लिम्फोसाइट्स हैं, उनको बल देता है, वो एनके सेल्स वायरस कंटेनिंग सेल्स को खत्म कर देती। टी सेल्स को बल देता है, टी सेल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म कर देती। इसी प्रकार फंगस जिस कोशिका में रहता है, उस कोशिका के खिलाफ भी ये वो मैक्रोफेज और जियांट सेल्स को बना के उसको काबू कर लेती है। पैरासाइट कोई रहता है तो पैरासाइट के साथ मैक्रोफेज और एओसिनोफिल्स को लेके उसको काबू कर लेती है। और कई बार हमने देखा कि त्वचा के ऊपर, स्किन के ऊपर कोई घाव है, तो गोमूत्र का प्रयोग लोकल और सिस्टेमिक करने से जो घाव है वो जल्दी भर जाता है, संक्रमण नहीं होता। और दूसरा देखा कि कुछ प्रकार की मिट्टी या क्ले आती है जिनमें गोमय और गोमूत्र का रस मिलाएंगे तो वो क्ले चार्ज हो जाती है, और ऐसी क्ले को मलहम के तौर पर शरीर के घाव पर या शरीर की फोड़ा फुंसी पर लगाते हैं तो उसके अद्वितीय परिणाम मिलते हैं, तुरंत कंट्रोल होते हैं, तुरंत ठीक होते हैं। और इवन यहां तक देखा कि जो स्किन के ऊपर कैंसर की गांठें, मेरठ के एक मेरे मित्र हैं वालिया जी, मैं ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, वो कहीं और रहते हैं आजकल,
तो उनको स्किन के ऊपर कैंसर की गांठें थी, और उन्होंने ये वाला जो गोमूत्र और गोमय से बनी हुई मिट्टी का लेप उन्होंने किया, और उससे उनके वो गांठें सही हो जाती। अभी भी होती है, पिछले 7, 8, 9 साल से मेरे ख्याल से प्रयोग कर रहे हैं, और उनको आराम आता है और अभी तक जीवित। तो ऐसे करके माने स्किन के ऊपर भी है, तो गोमय और गोमूत्र का प्रोसेस्ड रॉ नहीं लगाएंगे, प्रोसेस्ड लेबोरेटरी में बनाते हैं, देखते हैं उसको। इसी प्रकार हम और क्या देखते हैं कि घी को तो जबरदस्त एंटी इंफेक्शन है। घी में तो कोई बैक्टीरिया वायरस ग्रो ही नहीं कर सकता। घी तो हमारे यहाँ परंपरा है कि हम बर्तन में, पीतल के बर्तन में या तांबे के बर्तन में रख के मंदिर के कलश में रखते थे, और 100 साल तक रखा रहता है। मिट्टी के बर्तन में रखा रहता है, तो घी एंटी इंफेक्शन का काम करता है। दूसरे दही और मट्ठा, छाछ। दही और मट्ठा जो छाछ है, इसमें क्या होता है, लाभदायक जीवाणु होते हैं, लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, प्रोबायोटिक्स। अब एक समझिए उदाहरण से, एक कोई कमरा है, एक हॉल है, उस हॉल में 100 कुर्सियां पड़ी है। एक तरफ से व्यक्ति घुस रहे हैं, दूसरी तरफ से निकल सकते हैं। अगर मान लीजिए वो कुर्सियां 100 की 100 खाली हैं, और इधर से बदमाश व्यक्तियों का रेला आया, तो सारे बदमाश 100 कुर्सियों पर काबू हो जाएंगे और उद्दंडता करेंगे वहां। एक दूसरी सिचुएशन देखिए कि जो उद्दंड व्यक्ति है, उनके आने से पहले सज्जन व्यक्तियों को उन कुर्सियों पर बैठा दिया गया। जो दुर्जन आए भी तो आए, उनको बैठने की जगह नहीं थी, वो कमरे से बाहर चले। माने इसी प्रकार अगर शरीर में हम देखें तो प्रोबायोटिक्स की स्थिति है। प्रोबायोटिक क्या है, ऐसे लाभदायक बैक्टीरिया हैं कि अगर उनका शरीर में प्रवेश करा दिया जाए, आंत में जाके वो जम जाते। और हानिकारक बैक्टीरिया के लिए आंत में जगह ही नहीं बचती। साइंटिफिक भाषा में हम कहते हैं कि कोई रिसेप्टर ही नहीं बचता। माने हमने दही या छाछ ले लिया, तो दही छाछ में लैक्टोबैसिलस इतना चले गए कि वो आंत की जो दीवार है, उसमें जो रिसेप्टर्स थे, उनके ऊपर काबिज हो गए प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। एक नाम ले लीजिए, बतेरे हैं वैसे तो, लैक्टोबैसिलस। अब उसके पीछे मान लीजिए टाइफाइड का बैक्टीरिया गया, अब उसको वहां रुकने की जगह ही नहीं है जी। जितने रिसेप्टर थे सारे भर गए, तो वो आंत से ऐसे ही पास हो जाएगा, निकल जाएगा। तो दो हमारे यहाँ हम लोग यूज करते हैं शब्द, प्रोबायोटिक और एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक माने कि जो जीवों के खिलाफ काम करती है कोई चीज, तो एंटीबायोटिक औषधि दवा के रूप में। और प्रोबायोटिक वो वाले बैक्टीरिया, वो वाले जीव जो शरीर को फायदा करते हैं। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जो लाभदायक बैक्टीरिया है, एक दही मैंने उदाहरण दिया, एक मट्ठा का उदाहरण दिया, इसी प्रकार इनका जो इनकी प्रेजेंस है, जब दही को मथते हैं, छाछ बनती है और मक्खन बनता है, और उस मक्खन को पिघला के फिर हम घी बनाते हैं, तो घी में इनके बैक्टीरिया के अवशेष, इनके टूटने से उत्पन्न हुई कुछ प्रोटीन उस घी में चली जाती है, और उसको हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन्स। अब जो व्यक्ति कई बार हमसे बात करते हैं, किसी दिन और पूरा विषय लूंगा, आज थोड़ा सा बताता हूं कि साहब घी तो सब एक जैसे, तो जो मार्केट में मिलता है साहब वो घी है ही नहीं। घी का कोई अंग्रेजी में पर्यायवाची शब्द ही नहीं है। जो मार्केट में मिलता है उसका शब्द है बटर ऑयल। माने कि वो दूध में से क्रीम निकाली, क्रीम को पिघला के घी बनाया, वो जो बटर ऑयल है वो घी है ही नहीं, बटर ऑयल है, उसमें प्रोबायोटिक प्रोटीन्स नहीं होते, जिनको हम लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं। ये लाइपोप्रोटीन्स उसी में होंगे जब दूध को जमा के दही, और दही को जमा के, दही को पिलो के बनाया गया मक्खन, और मक्खन को पिघला के जो घी बना, उसमें तकरीबन 200 से 300 मिलीग्राम तक प्रोटीन पर केजी जाती है। और वो जो प्रोटीन होती है, वो लाइपोप्रोटीन, उसके जबरदस्त प्रभाव है घी के अंदर जब रहती है। एंटी इन्फेक्शन तो मैंने बताया भी, और ढेर सारे प्रभाव है, कभी उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी जो मुख्य रूप से बातें आई निकल के, वो मेरे ख्याल से 5-6 बातें आई जिनको समझने की जरूरत है। एक
कि गोमूत्र एंटी इन्फेक्शन डायरेक्ट इन विट्रो भी देखेंगे तो है, बट कम दिखाई देंगे। दूसरा कि शरीर में इन विवो देंगे तो इन विवो गोमूत्र डायरेक्ट इन्फेक्शन पर काम करेगा। तीसरा, ये मैक्रोफेज कोशिकाओं को ताकत देगा कि वो इन्फेक्शन को खा ले। चौथा, मैक्रोफेज कोशिकाओं को ताकत देगा कि वो इन्फेक्शन को खा के पचा दे, खत्म कर दे, माने उसे डिस्ट्रॉय कर दे। और एक ताकत देगा कि वो जो इन्फेक्शन है उसमें जो लिम्फोसाइट्स या दूसरी कोशिकाएं हैं, एनके सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स, वो जो इन्फेक्शन वाली कोशिकाएं हैं उनके साथ अटैच होके उनको डिस्ट्रॉय कर दे, उनको ब्लास्ट कर दे, उनको खत्म कर दे। और एक रह गया क्या कि गोमूत्र की वजह से जो मैक्रोफेज कोशिकाएं थी उनके रूप परिवर्तित हुए और कहां तक गई, वो ज्ञान सेल बनते तक गई और उन्होंने टीबी जैसे हानिकारक बैक्टीरिया को भी मारने का प्रयास किया, कंट्रोल करने का प्रयास किया। और एक क्या रह गया कि जो दूसरी जड़ी बूटियां थी उन्होंने कोशिकाओं की परमिएबिलिटी बढ़ा दी, गोमूत्र अंदर ज्यादा गया या दूसरी जड़ी बूटी या कोई दवा ज्यादा गई और कोशिका के अंदर जो इन्फेक्शन छिप के बैठा था उस पर भी प्रभाव हुआ, उसे भी मारा गया और मार के खत्म किया गया, शरीर को स्वस्थ किया। अब जैसे मैं कहता हूं, शुरुआत जहां से हुई थी, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। हमारे पास दो अल्टरनेट हैं, दो तरीके हैं। एक कि हम गोमूत्र का सेवन करें तो हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। इन्फेक्शन हो सकता है, क्या इन्फेक्शन बीमारी का अंतर अब हम लोग समझ गए होंगे। इन्फेक्शन के मायने के कोई भी एजेंट, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पड़ा रहे शरीर में और कोई पैथोलॉजी ना करे, और दूसरा कि जो पैथोलॉजी करे, डिजीज। तो गोमूत्र का सेवन करते हैं तो इन्फेक्शन हो सकता है, लाइट हो जाए, होके निकल जाए, लेकिन डिजीज नहीं होगी, ये बात बिल्कुल सही। दूसरे, अगर हम किसी इन्फेक्शियस बीमारी से प्रभावित होते हैं और तब भी हम गोमूत्र लेते हैं तो निश्चित रूप से गोमूत्र शरीर में गई हुई संक्रामक बीमारी को ठीक करेगा, करता है। तीसरी बात कि गोमूत्र किसी भी प्रकार की अन्य औषधि के साथ लिया जा सकता है, चाहे वो आयुर्वेदिक औषधि है, चाहे वो एलोपैथिक औषधि है। रादर ये गोमूत्र को लेने से वो जो दूसरी कोई भी औषधि ले रहे हैं उसकी भी कार्यशीलता और उसकी भी क्षमता को बढ़ावा देगा, उसे भी ज्यादा अच्छा करेगा। ये निष्कर्ष हमारे इसके निकले। मेरे ख्याल से मैंने जो एंटी इन्फेक्शन की जो बात करनी थी और वो जो इन्फेक्शन में जो शामिल थे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा, विरोइड्स, वायरस और प्रायन प्रोटीन्स, ये सभी को लिया एक तरफ से और सभी के रूप में मैंने ये करके बात आपके सामने रखी। अब इसमें कोई किसी का प्रश्न या कोई जिज्ञासा या कोई ऐसी बात होगी तो मुझे प्रसन्नता होगी कि मैं उनके उत्तर दूंगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने इस विषय में एक अच्छे शिक्षक की तरह हम सबका मार्गदर्शन किया। बहुत सी ऐसी चीजें जो सामान्य तौर पे आम आदमी नहीं समझ पाता, उनको भी ऐसी साइंस की भाषा सीखने को मिली, माइक्रोजम के लेवल पे, बैक्टीरिया के लेवल पे। डॉक्टर साहब अभी अमित जी ने एक प्रश्न पूछा है कि इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग है और इन्फेक्शन हो गया और दोबारा से किसी दिन इम्यूनिटी वीक हुई तो क्या वो अंदर छुपा हुआ इन्फेक्शन फिर से अटैक करेगा? जी बिल्कुल ऐसा ही। ये इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन का टाइप क्या है। मैंने इतने सारे एजेंट गिनाए थे, बैक्टीरिया, वायरस, सभी एक प्रकार से बिहेवियर नहीं है सभी का, सभी एक समान रूप से शरीर को डैमेज नहीं करते, क्षति नहीं पहुंचाते। कोई बहुत तेज होता है, कोई हल्का होता है, या कोई ऐसा वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है कि जो शरीर में जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो छिप जाएगा,
जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी आ जाए शहर में और पुलिस की गश्त पड़ जाए तो वो कहीं छिप जाएगा जाके। और कल्पना करिए कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि एक आतंकवादी आ गया जी शहर में और वो जाके पुलिस कमिश्नर के घर में छिप गया और पुलिस कमिश्नर के बच्चों को और पुलिस कमिश्नर को धमका रखा है कि अगर तुमने कुछ कहा तो मैं उन्हें मार दूंगा, उनके घर में ही छिपा हुआ है। तो अब पूरी पुलिस या आर्मी कहीं भी लग जाए पूरे शहर में तो ढूंढ नहीं पाएगी उसे। इसी प्रकार इन्फेक्शियस एजेंट इतने चालाक हैं, जो हर्पीस वायरस का मैंने आपको उदाहरण दिया था, या जैसे HIV है, कई वायरस क्या करते हैं कि शरीर में जो मैक्रोफेज कोशिकाएं उसके अंदर और उसके भी DNA के अंदर जाके छिप जाते हैं। अब ढूंढिए कैसे ढूंढेंगे? तो शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो कोशिका में जाके छिप गए। अब जब कभी भी खुदा न खास्ता जब भी इम्यूनिटी कमजोर होगी और उन्हें लगेगा कि बाहर अब कोई नहीं है ऐसा जो मुझे रोक पाए, तो निश्चित रूप से संक्रमण करेंगे। लेकिन ऐसा सभी बैक्टीरिया वायरस के साथ नहीं है, कुछ ही हैं ऐसे जो ऐसे काम करते हैं, ज्यादातर इम्यूनिटी से एक बार में खत्म हो जाते हैं। री इन्फेक्शन या रिकरेंट इन्फेक्शन करने वाले बहुत कम हैं और वो भी डिपेंड करता है कि शरीर की इम्यूनिटी कैसी रहने वाली है। डॉक्टर साहब, एक अन्य प्रश्न आया है, हमारे डॉक्टर प्रदीप जी हैं और हमारे एक यूजर हैं सचिन जी और अनीता जी और रोहित जी। ये सब पूछ रहे हैं कि गोमूत्र में ऐसा क्या है कि वो एंटीबायोटिक के साथ एक एंटीबायोटिक की तरह बैक्टीरिया से दोस्ती नहीं करता, उसको ठीक करने का काम करता है। जैसे अभी आपने बताया कि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के साथ दोस्ती करता जा रहा है, यानी कि वो अपने आप को उसके अनुसार ढाल रहा है, पर गोमूत्र उसके विपरीत अपना काम करता रहता है। जी, ऐसा है कि वो शब्द जो है ना कि वो उसके साथ दोस्ती कर रहा है जैसा, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि इस प्रकृति में आप देखते होंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ज्यादा अपने आप को सर्वाइव कर पावे, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो सर्वाइव करेगा। अब मान लीजिए कि संक्रमण हुआ और बॉडी की इम्यूनिटी आई, या एंटीबायोटिक की बात लीजिए, एंटीबायोटिक दवा दी, अब बैक्टीरिया ने ये पहचान लिया कि भाई ये एंटीबायोटिक दवा है और ये मुझे मार देगी, मुझे इससे बचाव करना है। तो आप उससे एक बार मार लेंगे, 2 बार मार लेंगे, 3 बार मार लेंगे, 4 बार मार लेंगे। धीरे धीरे बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल में ऐसे परिवर्तन करेगा अपने जीन में कि वो जो एंटीबायोटिक मारने की कला एंटीबायोटिक की थी उसको निष्प्रभावी कर देगा। जैसे मान लीजिए आप तलवारबाजी करते हैं, आप तलवार चलाते हैं, मुझे पता है कि आपकी तलवार का वार मेरी टांग पे ही होता है हमेशा, तो मैं क्या करूंगा, अपनी टांग मजबूत कर लूंगा। अब अगली बार आप तलवार मारेंगे तो टांग पे लगेगी, मेरी चोट ही नहीं लगेगी, मैं बच जाऊंगा। तो ऐसे ही बैक्टीरिया अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं एंटीबायोटिक के प्रति। कारण क्या है इसका कि गोमूत्र में क्यों नहीं होता, तुलसी में क्यों नहीं होता, गिलोय से क्यों नहीं होता है? क्या कि ये भी एक विषय आगे अपने लोग देने वाले हैं डिटेल में, आज थोड़े में बताता हूं कि जो एंटीबायोटिक दवा है वो यूनिडायरेक्शनल काम करती है, एक डायरेक्शन में बैक्टीरिया को मारना है, बैक्टीरिया की ग्रोथ कम करनी है, और ये एक डायरेक्शन में वो एक केमिकल है, बैक्टीरिया उस एक केमिकल के खिलाफ एंटी केमिकल अपने अंदर पैदा करके उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है ना। और इसमें गोमूत्र में क्या है जी, तुलसी में क्या है, या कोई भी जड़ी बूटी है उसमें क्या है, उसमें एक तत्व हमने आइसोलेट नहीं कर रखा है। गोमूत्र में कम से कम नहीं है तो 50, 60, 100 केमिकल से। अब वो जो केमिकल कंपोजिशन है इसका, जो गोमूत्र में इतने सारे तत्व हैं, वो तत्व कुछ घटाते कुछ बढ़ाते हैं। माने कि गोमूत्र से कभी रेजिस्टेंस हो ही नहीं सकती। तुलसी का मैं एग्जांपल देता हूं, तुलसी को आज से 1000 साल पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले, 10 साल पहले, अभी भी आप काढ़ा बना के पीते रहिए, तुलसी से हर प्रकार का संक्रमण दूर होता है और कभी रेजिस्टेंस नहीं होगी। हाँ, जिस दिन ये गलती कर दी कि तुलसी में से एक केमिकल निकाल के हमने टैबलेट बना दी, उसी दिन ये समस्या पैदा हो जाएगी। एक उदाहरण मैं आपको दूं इसी में, हमारे साथी थे रिसर्च वर्कर एग्रीकल्चर के IARI दिल्ली में, पूछा है
उन्होंने क्या किया कि नीम को इंसेक्टिसाइड मानते हैं हम लोग, तो नीम से उन्होंने एक केमिकल निकाल लिया निम्बडिन, और निम्बडिन निकाल के निम्बडिन की दवा बना दी सब, और धान में गेहूं में इनमें प्रयोग किया। बड़ा बढ़िया कीट नियंत्रण का काम किया जी उसने। लेकिन कालांतर में उससे रेजिस्टेंस बन गए इंसेक्टिसाइड में, इंसेक्टिसाइड मरते नहीं इंसेक्ट उससे। दूसरे उसके हानिकारक प्रभाव आदमियों में आने शुरू हो गए, और ये हालत हो गई कि विदेशों में जब हमारा धान निर्यात होता है चावल, तो उसमें अब ये सर्टिफिकेट लगता है कि उसमें निम्बडिन नहीं डाला गया। अब कल्पना कर सकते हैं आप, अगर नीम को एज सच प्रयोग करते तो ये समस्या नहीं आने वाली, लेकिन उसमें से एक केमिकल निकाल के अगर प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से समस्या आएगी। होलिस्टिक अप्रोच और यूनिडायरेक्शनल अप्रोच का यही डिफरेंस। गौमूत्र, तुलसी अर्क, गिलोय, ये सभी हमारे होलिस्टिक अप्रोच से हम काम करते हैं। होलिस्टिक आप काम करेंगे, कभी रेजिस्टेंस बनने का मतलब ही नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे कुछ यूजर पूछ रहे हैं कि कोई कटे हुए घाव को भी क्या प्रोसेस्ड गोमूत्र डालना ठीक रहेगा? इसको समझा नहीं जी, मैं प्रश्न दोबारा से दोहराता हूँ। हाँ, बहुत से जो हमारे यूजर हैं वो पूछ रहे हैं, क्या कटे हुए स्थान पर हाँ, कहीं पे चोट लग गई या कट गया तो हाँ, उस जगह पे प्रोसेस्ड गोमूत्र डालना उचित रहेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत जी। और डॉक्टर साहब, एक हमारा प्रश्न पिछले सप्ताह से जुड़ा हुआ है, उसमें हमारे एक दर्शक हैं आस्था जी, वो पूछ रहे हैं कि आरओ के पानी को यदि वो मटके में डाल लें नहीं। या तांबे के बर्तन में रख लें तो क्या वो तब भी उतना ही गुणकारी रहेगा? भाई ये कह नहीं सकता, मैंने तो प्रयोग किया। आमतौर पर ऐसे करते नहीं। आमतौर पर क्या है कि आप गिलास में डाल के ही पी लीजिए, काहे को पूरे पानी में डालती है एक बार में। बट मैं कह नहीं सकता इस बात। अभी हमारे साथ डॉक्टर आर एस चौहान जी जुड़े हुए हैं, जिनसे हमने आप सबके प्रश्न पूछे, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह आप सब फिर अपने प्रश्न लेके आएंगे, और जिससे हमारा भी ज्ञानवर्धन होगा और डॉक्टर साहब हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। आप इस श्रृंखला के साथ जुड़े रहिए, और वर्तमान समय में कैसे महामारियों से बचा जा सकता है गाय के माध्यम से, गाय के गव्यों के माध्यम से, ये समझना एक बहुत ही जरूरी विषय है। क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब हम सबको बता रहे हैं कि वर्तमान समय में जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं वो कुछ समय में बैक्टीरिया और वायरस जो भी है उसके साथ अपना तालमेल कर लेती हैं, बैक्टीरिया को उसकी आदत पड़ जाती है, तो उसके सहारे लंबे समय तक स्वस्थ रहना मुश्किल है, नामुमकिन है। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि बैक्टीरिया और माइक्रोजन की श्रृंखला हर बार कुछ न कुछ नई उत्पत्ति लेके आ रही है, तो इन सब से बचने के लिए एक ही रास्ता हमारे पास बचता है, गाय और गाय के गव्य। और इन सब विषयों पे डॉक्टर साहब हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे, ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस श्रृंखला से जुड़ने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए।